नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ कॉन्सेप्ट 25 में। जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं जो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल का चल रहा है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हूबहू आपके पेपर में दिखाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर होगा क्या? दक्षिण अफ्रीका। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए थे, जिसे भारत ने कप्तान रोहित शर्मा और मध्य क्रम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 49वें ओवर में हासिल कर लिया। यह भारत की तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत, पहली कप 2002 में संयुक्त रूप में, 2013 और 2025 में। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये 9वां संस्करण था। मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसने? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे। उन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रनों की पारी खेली थी। मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 263 रन बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि, खनन, सेवा या विनिर्माण? तो कौन सा क्षेत्र आता है? सेवा क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र। चलो इसका डिटेल देखते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का मुख्य कार्य वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करना और सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संचार जैसी गतिविधियां आती हैं। विकल्पों का विश्लेषण करते हैं तो कृषि ये एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। खनन यह भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि इसमें पृथ्वी से कच्चे माल को निकाला जाता है। सेवा यह एक तृतीयक क्षेत्र है। यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो उपभोक्ता और व्यवसाय को अमूर्त मूल्य प्रदान करता है। विनिर्माण यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा तैयार माल में बदला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया था? What was added to the fundamental duty in the Indian Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act 2002? कौन सा होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना या पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना? तो इसका आंसर होगा क्या? कौन सा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। वर्ष 2002 में किए गए 86वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसी संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो किसके द्वारा? तो ये होगा सीधे सीधे महात्मा गांधी। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका संपादन महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक किया था। गांधी जी ने इस पत्रिका का उपयोग अपने अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था। उन्होंने इसके माध्यम से स्वदेशी अपनाने और
सामाजिक सुधारों पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत में 40 दल का गठन किसके द्वारा किया, जिसे चालीसा दल को क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगामी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, चहलगामी चालीसा दल इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश, जिसके इसे तुर्कान ए चहलगामी या 40 गुलामों का दल कहा जाता था। उद्देश्य सुल्तान को प्रशासनिक सलाह देना और सत्ता पर पकड़ कर मजबूत करना। अंत बाद में सुल्तान बलबन ने इस दल का दमन और अंत कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था, कांदला, लोथल, मुजरिस या ताम्रलिप्ति। कौन से 25वां ईसा पूर्व में किस बंदरगाह में सबसे अधिक माल ढुलाई का व्यापार होता था, कौन सा होगा, लोथल। लोथल जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम गोदीवाड़ा, किसे गोदीवाड़ा माना जाता है। सबसे पुराना कृत्रिम कौन सा है, गोदीवाड़ा, इसे डॉकयार्ड कहा जाता है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1990 के दशक, लगभग 1990-91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र। तो 1990 के दशक विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र, इसे तृतीयक क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की और सबसे बड़ा योगदान बनकर उभरा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया था, आर्टिकल 39 से, आर्टिकल 39 डी, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42। तो कौन सा पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, तो आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल 39 डी। यह प्रावधान आर्टिकल 39 से क्या कहता है, यह प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में जैसे बुढ़ापा, बीमारी या विकलांगता, काम पाने, शिक्षा पाने या सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 42 यह राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करे और प्रसूति कार्य सहायता पर उपबंध करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दमन और दीव या पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक या राष्ट्रपति स्वयं। तो इसका आंसर होगा कौन सा, उपराज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति अपनी ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसे केंद्र शासित प्रदेश की प्रकृति के अनुसार उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में इसे उपराज्यपाल कहा जाता है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में इसे क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महादेव देसाई। कौन से बारडोली सत्याग्रह में, तो इसमें किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 के बारडोली सत्याग्रह गुजरात के बारडोली में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भूमि राजस्व करों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण किसान नेतृत्व
वाला विरोध था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। किसी लौह पुरुष के? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत को एकजुट करने की प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई फाइल कंप्यूटर में पहले से सेव है और आप उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी बनाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल X और कंट्रोल V का, कंट्रोल C और कंट्रोल V का, कंट्रोल S और कंट्रोल A का, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का। क्वेश्चन क्या पूछा? पहले से सेव है, उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? पहले कंट्रोल C, इसके बाद कंट्रोल V। जब हमें किसी फाइल को उसकी मूल जगह पर रखना और दूसरी जगह पर लाना हो तो कॉपी और पेस्ट कमांड का उपयोग करते हैं। इसलिए कंट्रोल C मतलब चुनी हुई फाइल की कॉपी बनाता है। कंट्रोल V उस प्रतिलिपि नई जगह पर पेस्ट करता है। इससे फाइल दोनों स्थानों पर क्या होते हैं? सुरक्षित रहती है। चलिए अगला, इसके अलावा भी देखते हैं। जैसे कंट्रोल X मतलब कट करना, कंट्रोल V मतलब पेस्ट करना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब फाइल को पुरानी जगह से हटाकर पूरी तरह नई जगह पर लेना हो, तब कंट्रोल X और कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल C और कंट्रोल V का प्रयोग फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने का सबसे तरीका है। कंट्रोल S और कंट्रोल A। कंट्रोल S फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल A सभी टेक्स्ट या फाइलों को एक साथ चुनने के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, कंट्रोल Y उसी कार्य को दोबारा रीडो करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने पर उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? कौन से? संसद के दोनों सदनों को विधेयक पारित होने के बाद सहमति कौन देता है? तो कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और अपनी सहमति दे देते हैं तब वह विधेयक एक अधिनियम या कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के पास विधेयक को वापस भेजने और उसे रोकने की पूरी शक्ति होती है। तो कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? 58,250 मीटर, 67,956 किलोमीटर, 75,100 किलोमीटर, 82,400 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 67,956 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर थी। इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों शामिल हैं। यदि हम कुल ट्रैक की लंबाई की बात करें तो वह लगभग 99,235 किलोमीटर और कुल पटरियों की लंबाई लगभग 1,26,366 किलोमीटर थी। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे के 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में या कन्नड़ भाषा में? तो संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया, जिसकी रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में। संगम का अर्थ होता है सभा या गोष्ठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार?
इसका आंसर हो जाएगा क्या, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर। इसके विपरीत भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम अपनी सीमा साझा करते हैं। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी थल सीमा भी मानी जाती है। भारत में कुल 7 देशों के साथ अपनी थल सीमा साझा करता है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर या एग्जैक्ट बोले तो 15,106.7 किलोमीटर। पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, चीन 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली, एकता प्रणाली, राजधानी परिवर्तन या सिजदा या पाबोस। क्या पूछा है? आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी, तो कौन सा होगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य एक विशाल स्थायी सेना का कम खर्च में भरण पोषण करना था। उसने अनाज, कपड़ों, घोड़ों या अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सेनाई मंडी जैसे कठोर अधिकारी नियुक्त किए थे। एकता प्रणाली, यह प्रणाली मूल रूप से इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसे खत्म कर सैनिक को नगद वेतन देना शुरू किया था। सिजदा और पाबोस, सुल्तान को दंडवत प्रणाम करने और उनके चरणों को चूमने की यह ईरानी परंपरा गयासुद्दीन बलबन द्वारा दरबार में अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति कहाँ होती है? कब? 21 जून को। तो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा में या दक्षिणी ध्रुव में। तो इसको हो जाएगा ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव। इस दिन 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के देशों में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, सिविल सेवा अधिनियम 1951, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और लोक सेवा आयोग अधिनियम 1926। तो हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद को प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति दी गई है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। इसके तहत 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का त्वरित और सस्ता निपटारा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टारफिश या तारा मछली में जल संवहनी तंत्र वाटर वस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य नलीनुमा पैरों के माध्यम से गमन या लोकोमोशन चलना, भोजन पकड़ना, श्वसन और शिकार को जकड़ना। यह एक हाइड्रोलिक प्रणाली है जो पानी के दबाव का उपयोग करके स्टारफिश को समुद्र के तल पर रेंगने और शिकार करने में मदद करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वाहनों में उपयोग होने वाली हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिक के किस नियम या सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का तीसरा नियम? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि एक बंद तरल प्रणाली में किसी एक स्थान पर लगाया गया दबाव बिना कम हुए पूरे तरल में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थावर चंद गहलोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। वे मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है? केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही। तो कथन एक और दो दोनों सही है। कथन एक, थावरचंद गहलोत जुलाई 2021 से कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वे मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले राज्यपाल हैं। वे मध्य प्रदेश में भाजपा के राज्यसभा नेता, केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए इसका आंसर दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? विशेषकर उप परमाणु कणों की खोज के संदर्भ में। परमाणु अविभाज्य नहीं है, सभी परमाणुओं का भार समान होता है, परमाणुिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परमाणु केवल ठोस होते हैं। तो इसका क्या आंसर है? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि परमाणु सिद्धांत विफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, ये सही है। सभी परमाणुओं का भार समान होता है, सभी परमाणुओं का भार समान होता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परमाणु केवल ठोस होते हैं। तो इससे निकलता है कि जॉन डाल्टन ने 1808 में प्रस्ताव दिया कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई से आगे विभाजित नहीं किया जाता। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों की खोज ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। यह सिद्ध हो गया कि परमाणु स्वयं छोटे कणों से मिलकर बना है, इसलिए वह अविभाज्य नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? उप परमाणु कणों की खोज के संदर्भ में तो हो जाएगा परमाणु अविभाज्य नहीं है। अब जुलाई 2025 में तुर्की ने 970 किलोग्राम वजन वाले अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया। उसका नाम क्या है? टाइफून, गजाप, डोगडोगन या सुमर? तो क्या नाम है इसका? गजब। जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले IDF 2025 के दौरान तुर्की ने गजाप नामक अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विमान बम का अनावरण किया। 970 किलोग्राम वजन वाला एक थर्मोबैरिक बम हवा से गिराया जाने वाला एक घातक हथियार है, जिसे विशेष रूप से F-16 जैसे लड़ाकू विमान के लिए डिजाइन किया गया था। तुर्की भाषा में गजाप का अर्थ होता है प्रचंड क्रोध। 22 जुलाई 2025 को तुर्की ने अपनी पहली और अब तक की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का इस्तेमाल किया। अब अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की एकमात्र और प्रमुख भाषा कौन सी है? कौन सी? तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की एकमात्र प्रमुख भाषा कौन सी है? मणिपुर, मैतेई और बोडो है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मा भाषा परिवार की प्रमुख भाषा मणिपुर और बोडो है। इनके बारे में मुख्य विवरण यहाँ दिए गए हैं। मणिपुरी यह मुख्य रूप से मणिपुर में बोली जाने वाली है। 71वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बोडो
ये असम की मुख्य भाषा है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सूची में जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉन घटक या तकनीकी का प्रयोग किया गया था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग है, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिससे एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को फिट करना संभव हो गया। इसी तकनीकी के कारण कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और पर्सनल कंप्यूटर (PC) क्रांति की शुरुआत हुई। 1991 में बना इंटेल 4004 पहला माइक्रोप्रोसेसर था। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कब आया था? 1940 से 1956 के बीच में, जिसका मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना, मशीन भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा और गति बहुत धीमी थी। उदाहरण ENIAC, EDVAC और UNIVAC था। इसके बाद आया सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963। मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। भाषा कौन सी थी? उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोर्ट्रान, कोबोल। विशेषता क्या थी? पहली पीढ़ी की तुलना में छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय थी। इसके बाद आया थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971। इसका मुख्य घटक था IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। पहली बार कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। तकनीकी इसे जैक किल्बी के द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन जो 1971, जिसका मुख्य घटक है माइक्रोप्रोसेसर जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी पर आधारित विकास। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट का विकास, उदाहरण इंटेल के प्रोसेसर। इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन जो अभी वर्तमान से भविष्य में है। मुख्य घटक है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, उदाहरण रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अदालती कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग और AI आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीकी का उपयोग करने वाले भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो इसका आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बना जिसने अपनी अदालती कार्यवाही को लाइव रिकॉर्ड करने और उसे वास्तविक समय में टेस्ट में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शुरू हुआ। अनिवार्य उपयोग केरल उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2025 से सभी अधीनस्थ कार्यालयों, अधीनस्थ अदालतों में साक्ष्य दर्ज करने के लिए AI आधारित वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया। उद्देश्य अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता, सटीकता और गति सुनिश्चित करना, हाथ से लिखने वाली पुरानी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वेलन वगई, सालाभोग, ब्रह्मदेव या देवदान? तो किस नाम से जाना जाता था? किसको? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। कर मुक्त, यह भूमि आमतौर पर करों से मुक्त होती थी। उद्देश्य, यह मुख्य रूप से वेदों के अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठान, ब्राह्मणों के निवास के लिए दी जाती थी। इन्हें कभी कभी अग्रहार या चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। चोल काल में अन्य प्रकार की भूमि जैसे देवदान, तिरुनामुट्टकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीचदम
जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, शाला भोग, विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, वेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसानी भूस्वामी की भूमि कहलाती थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कौन से द्वैध शासन प्रणाली? इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, वित्त, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से करता है। अब हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनका प्रशासन निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। विकल्पों का विश्लेषण। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, लेकिन द्वैध शासन का कोई प्रावधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम ने प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिए। इसे प्रांतीय स्वायत्त थी और इसे केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव रखा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना और विभाजन करना। यह किसी प्रशासनिक शासन प्रणाली से संबंध नहीं था। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवास या माइग्रेशन किया था? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 6 उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया था तो वह आसानी से भारत का नागरिक बन गया। जो लोग इस तारीख के बाद है उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य था, शर्तें वे कम से कम 6 महीने से भारत में रह रहे हैं। आर्टिकल 5, यह संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता की बात करता है। यह उन लोगों के लिए है जो भारत के मूल निवासी थे, जिनका जन्म भारत में हुआ था। आर्टिकल 7, यह उन व्यक्तियों के बारे में जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए वापस भारत लौटे। यह उनकी नागरिकता को प्रतिबंधित और विनिर्मित करती है। आर्टिकल 8, यह भारतीय मूल के उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे ताकि वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सके। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? ग्राम प्रधान के लिए, अधीनस्थ क्षेत्रीय शासक या जागीरदार के लिए, शाही घोड़सवार सेना का प्रमुख होने के लिए, विदेश व्यापार का प्रभारी अधिकारी होने के लिए। तो हो जाएगा गुप्त काल में सामंत उन पराजित और छोटे राजाओं को कहा जाता था जिन्होंने गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये अपने क्षेत्रों में शासन तो करते थे लेकिन उन्हें सम्राट को वार्षिक कर देना होता था और युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करनी पड़ती। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में सामंतवाद के उदय का काल माना जाता है, जहां केंद्रीय सत्ता ने अपनी शक्तियों को विकेंद्रीकरण, सामंतों को भूमि और प्रशासनिक अधिकार दिए जाते थे। विकल्पों की विश्लेषण। ग्राम प्रधान। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मुक्ति गुप्त साम्राज्य के प्रांत थे। गुप्त प्रशासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। भुक्ति प्रांतीय स्तर, विषय भुक्ति के भीतर के जिले, ग्राम
सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई यानी गांव। यह एक भुक्ति का राज्यपाल होता था। उपरिक्त एक भुक्ति का राज्यपाल जो प्रशासन की देखरेख कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक जाकर उनके लिए हेल्पफुल हो और उनके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रशासनिक घटना के कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश के विवर्तन। क्या पूछा? स्पेक्ट्रम तो किसके कारण होता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण। जब श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित होता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों की रंगीन पट्टी को ही एक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ अलग होती है, जिससे वे कांच में अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। बैंगनी सबसे ज्यादा और लाल सबसे कम होता है। इंद्रधनुष का बनना भी इस घटना का सबसे सटीक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन नियम के तहत जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन नियम 1967, 71वां संविधान संशोधन नियम 1992, 92वें संविधान संशोधन नियम 2003 या 101 संविधान संशोधन नियम 2016। कौन सी 8? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो हो जाएगा इसका आंसर 92वें संविधान संशोधन नियम 2003 में। वर्ष 2003 में पारित 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी जो अब बढ़कर 22 हो गई। इन्हें 3 प्रमुख संशोधनों द्वारा जोड़ा गया था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन। शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की या विटामिन की? शरीर के ऊतकों अंगों की मरम्मत के लिए तो किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने या बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यह अमीनो एसिड से बना होता है जो मांसपेशियों, ऊतकों, अंगों की मरम्मत और विकास के लिए अनिवार्य है। चोट लगने पर घाव भरने, नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन ही मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए एथलीटों और बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मुख्य स्रोत ईंधन की तरह काम करता है, लेकिन ऊतकों की मरम्मत नहीं करता। वसा, यह शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करने, अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह मरम्मत का प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। विटामिन, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन में मदद करते, लेकिन इसे संरचनात्मक निर्माण खंड नहीं माना जाता। तो इसका आंसर होगा क्या? प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विंडो या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब सभी आइटम या टेक्स्ट को चुनने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए। कंप्यूटर सिस्टम या कंट्रोल ए का उपयोग
सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए किया जाता है। कंट्रोल एस या वर्तमान फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित हो। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंट्रोल ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम ऊपर से नीचे क्या होगा? प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या उप मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के भीतर 3 श्रेणियों में मंत्री होते हैं जिनकी वरिष्ठता इस प्रकार। प्रधानमंत्री, यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख और सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। कैबिनेट मंत्री, यह सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों, गृह, रक्षा, वित्त के प्रभारी होते हैं और नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। यह कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं और उन्हें छोटे विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इसके बाद उप मंत्री का स्थान आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या पोटेशियम। प्रकाश संश्लेषण में तो कौन सा होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लोरोफिल अणु के केंद्रीय परमाणु में होता है। क्लोरोफिल यह वह पिगमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यदि पौधों को पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिलता तो वह क्लोरोफिल नहीं बना पाते, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस स्थिति क्लोरोसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। लोहा, यह क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए सहायक होता है लेकिन यह क्लोरोफिल की संरचना का हिस्सा नहीं होता। यह मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के केंद्र में पाया जाता है। जस्ता, यह पौधे में एंजाइम को सक्रिय करने, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण का मुख्य तत्व नहीं है। पोटेशियम, यह पत्तियों के रंध्रों के खुलने बंद होने को नियंत्रित करता है जिससे गैपों का आदान प्रदान होता है, पर यह क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घटा था या बढ़ा था? तो अंतर बढ़ गया था, अंतर घट गया था, अंतर स्थिर रह गया था या पहले बढ़ा फिर घटा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर घट गया था। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घट गया था। 2001 में कुल साक्षरता दर कितनी थी? 64.83%, पुरुष की 75.85 और महिला की 54.16। 2011 में यह बढ़कर 74.04% हो गई। पुरुषों की 82.14%, महिला की 65.46%। अंतर की तुलना पुरुष महिला साक्षरता 2001 में 21.69% बिंदु था जो 2011 में घटकर 16.68% बिंदु रह गया। यह कमी मुख्य रूप से महिलाओं की साक्षरता में तेजी से वृद्धि 11.79% के कारण हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर का हिस्सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या मिनिकॉय? तो ये हो जाएगा सीधे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, रविन्द्रनाथ टैगोर या आरजी भंडारकर। तो हो जाएगा इसका आंसर प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, आरजी भंडारकर थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 में मुंबई के आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। केशवचंद की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर इस संस्था का गठन हुआ था। प्रमुख बाद में महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर जैसे समाज सुधारक जुड़े। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। रविन्द्रनाथ टैगोर ये मुख्य रूप से ब्रह्म समाज से जुड़े थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के, रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, दार्शनिक थे जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उनका प्रार्थना समाज की स्थापना और संचालन में प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। बट इसमें क्या पूछा था? प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। इसमें तो मेरे को लगता है रविन्द्रनाथ टैगोर ही होने चाहिए क्योंकि उसका संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत में पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। पृथक निर्वाचक प्रणाली आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की व्यवस्था की गई। इसका अर्थ यह था कि मुस्लिम उम्मीदवार का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो को विकल्पों का विश्लेषण मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव रखी थी, लेकिन इसमें पृथक निर्वाचक जैसा कोई सांप्रदायिक प्रावधान नहीं था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं था? चांद मीनार, चीनी महल, जामी मस्जिद, सिकंदरा का किला या अकबर का मकबरा। तो क्या होगा? दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं था। तो सीधे इसमें दौलताबाद किले के भीतर अंबर कोट था, महाकोट था, काला कोट था, बट और हिस्सा नहीं था। सम्राट अकबर का मकबरा स्थित था, लेकिन इस किले का हिस्सा नहीं था। तो जाएगा अकबर का मकबरा। दौलताबाद किले, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी अभेद सुरक्षा प्रणाली और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध। सिकंदरा का किला, जहां सम्राट अकबर के मकबरा स्थित है, इस किले का हिस्सा नहीं था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे विपरीत चांद मीनार और चीनी महल दौलताबाद किले के प्रमुख आकर्षण। दौलताबाद किले के भीतर मुख्य रूप से 3 रक्षात्मक घेरे अंबर कोट, महाकोट और काला कोट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सिकंदराबाद का किला और अकबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 57 57 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, कोपली नदी, महानदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हो जाएगा आंसर इसका कोपली नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 असम राज्य में स्थित कोपली नदी पर बना है। इसकी कुल लंबाई लगभग 88 किलोमीटर। यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटरवे 2 के संगम से लेकर असम के कामरूप जिले तुलिया तक फैला। कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख दक्षिणी तटी की सहायक नदी, जो मुख्य रूप से मेघालय, पठाल या मध्य असम से होकर बहती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जिससे मुख्य रूप से प्रमुख नदी को पार करता हुआ है कोसी नदी। इसके अलावा विश्लेषण विकल्पों का, गंगा नदी
इस पर भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया स्थित जो लगभग 1600 किलोमीटर है। महानदी ओडिशा की इस नदी को पर नेशनल वाटरवे 64 स्थित जो पूर्वी तटीय नहर के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस पर प्रसिद्ध नेशनल वाटरवे 2 सादिया से ढूरी स्थित है जो उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? रक्षा सहयोग, भेषज संहिता, दवा मानक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा। जब भारत और लाइबेरिया के बीच कौन सा तो जगह भेषज संहिता या दवा मानक होता है? भारत और लाइबेरिया ने 11 दिसंबर 2025 को भेषज संहिता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। इस समझौते के तहत लाइबेरिया अब दवाओं की गुणवत्ता के मानक तय करने के लिए भारतीय भेषज संहिता या इंडियन फार्माकोपिया (आईपी) के आधिकारिक संदर्भ के रूप में अपना सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य लाइबेरिया में सुरक्षित, प्रभावी, सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार करना। इस समझौते पर लाइबेरिया में भारत के राजदूत मनोज विहारी वर्मा, लाइबेरिया के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर लुइस एम कोपोटो ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद घने सफेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के बने होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, नाइट्रिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के या एसिटिक अम्ल के? तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के। काहे के बने होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कितने मेगावाट या पुनात सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? 720 मेगावाट, 1020 मेगावाट, 1200 मेगावाट या 2100 मेगावाट? तो हो जाएगा इसका आंसर 1020 मेगावाट। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना? फिजी, तुवालू, सोलोमन द्वीप या वानुअतु? तो कौन सा बना? तुवालू बना। प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र तुवालू आधिकारिक तौर पर IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं? आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 या आर्टिकल 108? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा? संसद के दोनों सदन विशेष रूप से संबोधित हो जाएगा आर्टिकल 87। तो हो जाएगा सीधे भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति 2 अवसरों पर संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र या आमतौर पर बजट सत्र की शुरुआत में। इस संबोधन में सरकार के आगामी नीतियों कार्यक्रमों के खाका पेश किया जाता है जिस पर बाद में संवाद, धन्यवाद पर या मोशन ऑफ थैंक्स या धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अब अगला इसमें अगला विकल्प देखते हैं। आर्टिकल 85 यह अनुच्छेद संसद के सत्रों को बुलाने, सत्रावसान, लोकसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है या संबंधित है। आर्टिकल 86 यह राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार देता है, लेकिन यह विशेष संबोधन नहीं है। आर्टिकल 108 यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और से संबंधित जो तब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो। ये रहे आपके आज 16
मार्च के आज ये क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये जीके जीएस सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैथ कॉन्सेप्ट 25 को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहें। डेली रेलवे के आने वाले क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी, जिसे आप देखिए और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपको ऐसे लगभग मिलते जुलते या कि जो हम ऑप्शन की डिटेल बताते हैं उससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। धन्यवाद।